Okay, so in the last class, we started discussing the enzymes and bioactive molecules that are produced by microorganisms. फिर हमने उसमें ये पढ़ा था कि बहुत सारे फंगस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. Like we studied, there is a fungus called as Aspergillus niger that produces citric acid. सिर्फ और सिर्फ यही एक मेन नेम था जो आपको याद रखना पड़ेगा. We discussed it yesterday as well. कि इसको तो कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा. बट इफ वी टॉक अबाउट द अदर एग्जांपल्स, इफ वी टॉक अबाउट द अदर बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, देयर इज अ स्लाइट हिंट इन द नेम एंड द chemical that they secrete, like Acetobacter aceti. Aceti word बार बार repeat हो रहा है, and this bacteria produces acetic acid. So this would help you. And again, that was Clostridium botulicum. तो ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायर फिर से जो ब्यूटायर टर्म है दैट इज बीइंग रिपीटेड, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड द लास्ट इज लैक्टोबैसिलस एंड दैट इज बैक्टीरिया ऑफ लैक्टिक एसिड. तो ये हमने कल कर लिया था. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट. अब हम पढ़ लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं. We have already discussed that there's a yeast, Saccharomyces cerevisiae, that is used for the commercial production of ethanol. ये हमने last topic में भी discuss किया था, where we call it as brewer's yeast. And इससे पहले जो topic था, we have also discussed that as well, where we used to call this Saccharomyces cerevisiae as baker's yeast. So you might be asked a question like, name the microorganism which is called as brewer's yeast, or name the microorganism which is called as baker's yeast. So you must know the answer. Now at this point हमें पता होना चाहिए कि इन केमिकल्स के अलावा माइक्रोब्स को एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. लाइपेसेस एक एंजाइम है जो बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं. अलग अलग स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के जो लाइपेसेस प्रोड्यूस करते हैं. मेन अगर जो आपने नेम सुने हुए हैं, जो जिनसे आप थोड़े से फेमिलियर हो, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो हैं बेसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस. ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, ये लाइपेसेस प्रोड्यूस करते हैं. और इनसे क्या होता है, लाइपेसेस का काम क्या होता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेसेस काम आते हैं. डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन मतलब डिटर्जेंट बनाने में लाइपेसेस का काम होता है. अच्छा, फिर उसके बाद फिर डिटर्जेंट में तो चलो इनको यूज कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली डिटर्जेंट में भी इसका क्या रोल है कि लॉन्ड्री से ऑयल स्टेन्स को हटाने का काम लाइपेसेस करते हैं. आफ्टर दैट, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम अगर घर पे फ्रूट जूस बनाते हैं तो वो थोड़ा सा थिक होता है, और जो हम मार्केट से जूस लाते हैं, जो हमारे पास टेट्रा पैक्स होते हैं, कोई भी ब्रांड का ले लें, वो बिल्कुल क्लियर जूस होता है. उसमें कोई ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसा हमारा घर में थिक जूस बनता है. तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट से हमें बॉटल में जूस मिलते हैं ना, जो टेट्रा पैक्स में मिलते हैं, बॉटल्स में मिलते हैं, उनमें पैक्टिनेसेस और प्रोटीजेस डाले जाते हैं. अब थोड़ा सा खुद से रिकॉल करो कि जब भी हम सेल वॉल पढ़ते थे प्लांट की, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, उसमें हम पढ़ते थे कि इनकी सेल वॉल में पेक्टिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है. और पेक्टिन का काम क्या होता था, पेक्टिन का काम ये होता था कि ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता था, क्योंकि ये सेल वॉल की एक्सटेंशन में हेल्प करता था. तो मतलब at this point we are very clear that pectin is a substance that is present in the cell wall of fruits or cell wall of plants. तो हम जब अपने घर पे जूसेस बनाते हैं तो इसलिए वो जो डाइजेस्ट हो जाता है वो वहीं रह जाता है, हमारे होममेड जूस में ही रह जाता है. उसकी वजह से वो थिक होता है. और फिर प्रोटीजेस, प्रोटीन्स भी हमें पता है सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है ही. तो मार्केट वाले क्या करते हैं, पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस से जूसेस को ट्रीट कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, जो जूस होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है. तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है
that bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. Justify the statement or give reason. So you should know the answer कि पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस की वजह से पेक्टिन्स को और प्रोटीन्स को बिल्कुल डिसॉल्व करा दिया जाता है एंड दैट्स व्हाई द जूसेस आर क्लियर। ओके, उसके बाद आप जो हमारे पास ये जो लास्ट पैराग्राफ है एंड द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए भी डायरेक्ट आएंगे और फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस भी उसके लिए डायरेक्ट आएंगे। ओके, नाउ देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेस। इस अब अलग अलग ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो साइड वाले पोर्शन में रख लो। बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस है और प्रोड्यूस क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टो से याद रख लेना। इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस को ऑब्टेन करके पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कराया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस को, और इसको हम क्लॉट बस्टर के जैसे यूज करते हैं। क्लॉट बस्टर क्यों? क्लॉट बस्टर उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हार्ट अटैक इसलिए हमेशा होता है कि जब भी हार्ट के पास जो वेसल्स जा रही होती है ना, जो ब्लड लेकर जा रही होती है, अगर उन वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट के पास कम ब्लड पहुंचने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है? कम ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। तो कम ब्लड पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, उसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल को डैमेज होता है। कभी कभार क्या होता है, या तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड फ्लो स्टॉप भी हो सकता है और हार्ट की मसल डैमेज होगी, और जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर हमारा जो टिश्यू है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्लॉट बन क्यों जाता है? एक्चुअली क्लॉट, आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है जो मेनली प्रोड्यूस होता है लिवर से, लेकिन हम अपनी डाइट में भी कोलेस्ट्रॉल का इनटेक करते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, तो वो सब जब हमारी बॉडी में इतना सारा जाता है तो इट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू द आर्टरीज एंड वेन्स, तो उसकी वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं और उन क्लॉट से क्या होता है? हार्ट अटैक। तो इस स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या काम करता है? क्लॉट बस्टर का काम करता है, क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, ताकि उन पेशेंट्स की ब्लड वेसल से क्लॉट्स निकाले जा सकें एंड वो ठीक से रिकवर हो सके। सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आएगा, नेम द मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। सो यू शुड नेम streptokinase, and you could also be asked about the name of the bacteria which produces it, so that would be streptococcus. Okay, so now moving to another very very important molecule, that is cyclosporin A. अब अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ना, वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। नाउ जस्ट ट्राई टू ब्रेक दिस टर्म इनटू स्मॉलर टर्म्स। इम्यूनो वर्ड कहाँ से आया? इम्यूनिटी से। सप्रेसिव मतलब दबाने वाला, तो जो इम्यूनिटी को दबा देगा। नाउ लेट्स जस्ट थिंक ऑफ सिचुएशन कि हम कब चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी दब जाए। हम तो कभी भी नहीं चाहते। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, वी नेवर वांट कि हमारी इम्यूनिटी कम हो, बल्कि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो, हमारी इम्यूनिटी लगातार बढ़ती जाए। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उनमें बार बार कोशिश की जाती है कि उनकी इम्यूनिटी को थोड़े टाइम के लिए कम रखा जाए। ये जो टॉपिक है इसको हम पहले भी चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आया था जब हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ और नॉन सेल्फ के डिस्टिंक्शन में हमें बहुत बड़ा खतरा रहता है कि बॉडी नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करके उसे रिजेक्ट कर लेगी। तो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़े टाइम तक हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी सप्रेस रहे, ताकि हमारे बॉडी के सेल्स उससे फेमिलियर हो जाएं धीरे धीरे करके, और फिर हमारी बॉडी में वो वर्क करने लगे। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन प्रोड्यूस करता है? एक फंगस प्रोड्यूस करती है, एंड द नेम ऑफ द फंगस इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस क्या करती है? साइक्लोस्पोरेन। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि इम्यूनोसप्रेसिव कौन सा था और फिर क्लॉटबस्टर कौन सा था, दोनों को अलग अलग से आपको याद रखना है। Okay. Then again, there's another yeast that is Monascus purpureus. और ये yeast क्या करती है? ये statins प्रोड्यूस करती है। statins का क्या काम होता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट्स का काम करते हैं। मतलब ब्लड में जितना कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करते हैं कि ताकि हमारे ब्लड में और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं हो सके। अब ये कैसे होगा कि हमारे ब्लड में और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रोड्यूस हो सके? मतलब अब आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाउ डू स्टार्टिन्स वर्क और हाउ डू ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट्स वर्क? तो वो क्या करते हैं? वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम को। Now at this point, if you can recall, हमने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा था। Then we studied something about the enzymes, active sites of the enzymes। एंजाइम की पॉकेट्स होती हैं। एक्टिव साइट वो होती है एंजाइम की जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाता है और फिर हमारा एंजाइम फटाफट से अपना फंक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? एक इनहिबिटर होता है जो नॉर्मल सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है। मतलब नॉर्मल सबस्ट्रेट की जैसा दिखता है लेकिन है क्या? इनहिबिटर। हम ऑलरेडी ही कह रहे हैं, मतलब उस फंक्शन को स्टॉप करने वाला है, उस फंक्शन को रोकने वाला है। तो वो क्या करेगा? वहाँ पे आएगा और सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड हो जाएगा। जब वो सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड हो जाएगा तो हमारा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट अगर हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये उसी एंजाइम पे जाके बाइंड करेगा जो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो अब अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल अपने आप बॉडी में कम हो जाएगा। सो इस तरीके से स्टार्टिंग्स काम करते हैं, दैट दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मार्क दिस लाइन अगेन आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अभी जब हमने साइक्लोस्पोरेन ए किया था तो सीबीएसई तो आपसे नहीं पूछेगी दैट हाउ डज इट वर्क एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की बात कर भी रहे हैं तो ये इम्यूनिटी कम कर कैसे देता है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है? तो ये क्या करता है? ये टेम्परेली हमारे जो सेल्स होते हैं ना, जो इम्यूनिटी में काम करते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम करते हैं, ये टेम्परेली उन सेल्स की एक्टिविटी को ही कम कर देता है। और आपको पता है कि ऐसे सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, टी सप्रेसर सेल्स हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जितने भी हैं आपको पता है उनको हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। सोल्जर्स क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, सारा का सारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे वर्क एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। So that was for the enzymes and bioactive molecules that are produced by microbes or microorganisms. Now let's move towards the next topic where we would study the role of the microbes in sewage treatment कि सीवेज में माइक्रोब्स का क्या रोल है। अब हमें पता है कि बहुत सारा वेस्ट वाटर रोज़ ही जनरेट होता है, टाउन्स में भी, विलेजेस में भी, और उस वेस्ट वाटर में बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या बोल देते हैं? सीवेज बोल देते हैं। और इस सीवेज में क्या होता है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है और ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। और हमें ये पता है कि जो सीवेज में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिसीज कॉजिंग होते हैं। तो फिर अब हमें ये भी पता है कि वैसे तो हमें 12th क्लास के लेवल पे आइडिया है कि सीवेज को ट्रीट किया जाता है इन द ट्रीटमेंट प्लान से। आप 7th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हो, आपने वहाँ पे भी कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़े थे। बट स्टिल एक ये भी हार्श रियलिटी है कि बहुत सारा सीवेज वाटर ऐसा होता है जिसको बिना ट्रीट किए ही सीधा सीधा रिवर में, वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। बट इनको सीधा डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए नेचुरल वाटर बॉडीज में, क्योंकि
जितना वेस्ट जाएगा, जितने पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होंगे और इतना सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो वेस्ट सीधा सीधा ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू कॉज डिसीजेस। क्योंकि जब वो ह्यूमन बींग्स उस वाटर को यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उससे ह्यूमन बींग्स को ही डिसीजेस होने वाली हैं। तो इसलिए जो आइडियल मेथड है, जो आइडियल प्लान है, उसमें क्या होता है, सीवेज को ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स, ताकि ये लेस पॉल्यूटिंग हो सके। तो अगर हम वाटर की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं। हेटरोट्रॉफिक कोई नई टर्म नहीं है, दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो सीवेज में ऐसे माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो उनको यूज़ करके सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम सीवेज की ट्रीटमेंट की बात करें तो दो मेजर तरीके हैं, primary treatment and secondary treatment. So we will discuss these treatment into these two basic steps. Let's start with the primary treatment first. तो primary treatment बहुत easy सा है, जो आप अपनी छोटी क्लासेस में हमेशा पढ़कर आए हो। अगर आपसे कोई वैसे भी पूछ लेगा आप तब भी बता सकते हो कि फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें सस्पेंडेड, उनका फिजिकल रिमूवल करना कैसे कैसे होगा, फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से। तो उसकी वजह से अब हमारे पास जो मेन सीवेज में होगा वो यूजुअली अब हमारे पास क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा या फिर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो जो फ्लोटिंग डेब्रिस था वो तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से हम हटा देंगे, फिल्ट्रेशन करके ये तो हट गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास वाटर बचेगा और उसमें जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स होते हैं वो रह जाएंगे। फिर क्या हम करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद हम करेंगे सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू सॉयल और स्मॉल पेबल्स को, जिसको हम ग्रिट बोल देते हैं, उनको भी हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो सॉलिड्स फिर भी रह जाते हैं ना, जो नीचे सेटल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। एक्चुअली स्लज वर्ड कहाँ से आया, स्लज का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट, थिक और मडी जैसी जो सिचुएशन होती है ना, जो बिल्कुल मड जैसा सब्सटेंस होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है लेकिन थिक होता है, जिसको हम मिक्सचर सा बोल देते हैं, उसको हम स्लज बोलते हैं। लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स में से जो नीचे बैठ जाता है उसको स्लज बोल देते हैं, और जो सुपरनेटेंट ऊपर रह जाएगा उसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्लज नीचे बैठ गया वो तो बैठ गया, उसका हमें आज सच कोई ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। अब हमें क्या करना है, एफ्लुएंट जो वाटर है उसको थोड़ा सा और ट्रीट करना है, सो दैट इट कैन बी फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ। तो अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, तो हम जिस टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे उसको हम बोल देंगे प्राइमरी टैंक। तो प्राइमरी टैंक में से एफ्लुएंट ले लेंगे, मतलब जो ऊपर वाला वाटर रह गया था उसको ले लेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राइमरी में इतना ही है, बस इतना ही याद रखना, फिल्ट्रेशन होगी, सेडिमेंटेशन होगी, तो इन दोनों के बाद प्राइमरी स्लज बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, एफ्लुएंट। तो हमने उस एफ्लुएंट को ले लेना है और कहाँ ले जाना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। फिर जो हमने प्राइमरी एफ्लुएंट लिया उसको हम क्या करते हैं, लार्ज टैंक्स में पास कर देते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में पास कर देते हैं। और कैसे टैंक्स है, एरेशन टैंक्स है, मतलब जहाँ पे उनमें एयर पंप की जाएगी, ऐसे टैंक्स को क्या बोलेंगे, एरेशन टैंक्स। तो कैसे एयर पंप की जाएगी, लगातार उनको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाएगा ताकि उनमें एयर पंप हो जाए। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हम पानी को कुछ टाइम तक किसी वेसल में भर के रख दें और उसको बिल्कुल नहीं हिलाया जाए, मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं किया जाए, तो वो पानी खराब हो जाता है ना, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा वाटर हो जिसमें लगातार मूवमेंट हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, मतलब जिसमें थोड़ा सा एयर का मूवमेंट हो रही हो, उसमें क्या होता है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि उस वो एक्चुअली हो क्या रहा है, उसको हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट कर रहे हैं, तो एयर उसमें पंप हो रही है, उसकी वजह से वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो ये भी हमें आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर जब भी हम वाटर को मैकेनिकली एजिटेट करते हैं तो एक्चुअली उसमें होता क्या, एयर पंप हो जाती है। उसमें जब एयर अंदर बहुत सारी आ जाती है, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, उसमें बहुत सारी एयर हो गई, मतलब ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन जैसे ही आएगी, उसके आने से क्या होगा,
बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स हमारे एफ्लुएंट में ग्रो कर जाते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स टर्न किस में कर जाते हैं, हम कह देते हैं फ्लॉक्स में टर्न कर जाते हैं। फ्लॉक्स एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज दैट आर एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स। जब बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स इकट्ठे होकर मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, उसको हम फ्लॉक कह देते हैं। तो हमने पानी को एजिटेट किया, पानी को बहुत जोर जोर से घुमाया, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी एयर पास ऑन हो गई। उस एयर के पास ऑन होने से क्या हुआ, बैक्टीरियाज आए, फंगस आए और उन्होंने क्या बना लिया, फ्लॉक्स बना लिया। अब इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फ्लॉक्स क्या करते हैं एक्चुअली, देखो आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी बीओडी के बारे में पढ़ा है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको 10th क्लास के लेवल पे भी पढ़ाया गया होगा कि जब जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं ना, ये ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देते हैं। एफ्लुएंट में से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व होता है उसको खा जाते हैं, और इसके खाते ही हमारी बीओडी कम हो जाती है। बीओडी आपको ऑलरेडी समझ कुछ कुछ नेम से ही आ रहा होगा, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको यहाँ पे बीओडी की डेफिनेशन दी हुई है एंड मार्केट आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली सीबीएसई पूछ लेती है। ऑक्सीजन डिमांड तो आपको समझ आ रहा है कि हमें ऑक्सीजन के लेवल को कुछ ना कुछ कंसीडर करना है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल कब कंसीडर करना है हमें, इसको अगर मैं डिफाइन करूं कि उतनी ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होगी, कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उसको कंज्यूम करना हो, उसके लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, दैट वुड बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रेजेंट है, चाहे वो देखो अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, कम पॉल्यूटेड होगा तो कम ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी थ्रू बैक्टीरियाज, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, तो अब क्योंकि ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बीओडी भी कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ही तो कम हो रहा है ना। तो पॉल्यूशन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो रही है, क्योंकि अब जब कंजप्शन के लिए ही कम है तो हमें ऑक्सीजन की नीड भी कम है। अच्छा, फिर सीवेज वाटर को हम तब तक ट्रीट करते हैं जब तक बीओडी का लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। And you also need to remember the full form of BOD because this is also a frequently asked question that expand BOD. फिर बीओडी का टेस्ट किया जाता है। ये बीओडी का टेस्ट आपको हायर लेवल पे पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए आता है, दैट हाउ टू डू द बीओडी टेस्ट। बट हम जो बीओडी टेस्ट करते हैं, आपको अभी स्टेज पे यही समझने की ज़रूरत है कि हम ये मेजर करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस रेट पे ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हैं। कोई एक वाटर का सैंपल ले लिया जाता है और फिर हम नोटिस करते हैं कि क्या रेट है उनका ऑक्सीजन को अपटेक करने का। तो हम इनडायरेक्टली यही कह सकते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बीओडी क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना वाटर में प्रेजेंट है उसको मेजर करता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा बीओडी होगी, जितना कम ऑर्गेनिक मैटर होगा बीओडी उतना ही कम होगा। तो मतलब इसके बाद जब हमने बीओडी सिग्निफिकेंटली कम करा दिया, फिर उसके बाद आपको याद है हमने एफ्लुएंट से ही स्टार्ट किया था, मतलब एफ्लुएंट जो प्राइमरी टैंक में हमें मिला था, बस हमने यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो कराया था जिन्होंने बीओडी को कम करा दिया। अब लेकिन एफ्लुएंट तो हमारे पास अभी भी है ना, तो फिर अब हम क्या करते हैं, इस एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। सेटलिंग टैंक नाम ही पहले आ रहा है, मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ सेटल होना है। क्या सेटल होना है, जो हमारे फ्लॉक्स थे ना, फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया और जो फंगस ने फिलामेंट्स बनाए थे, उनको सेटल करने को अलाउ कर दिया जाता है, उनको सेडिमेंट करवा दिया जाता है। इस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो स्लज अभी पहले भी आया था, प्राइमरी स्लज हमने जहाँ बात की थी वहाँ तो उसका एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसको वापस एरेशन टैंक में
वापस से शिफ्ट कर देते हैं ताकि इनोकुलम के जैसे सर्व कर सकें। इनोकुलम क्या होता है? याद है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, तो हम कह रहे थे कि उसको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्टार्टर देना पड़ता है, जिसको कोई अलग अलग लैंग्वेज में अगर हम बोले, कोई खट्टा कहता है कि खट्टा थोड़ा सा उसमें लगा दो, या फिर अलग अलग जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, मतलब आप दही का थोड़ा सा पोर्शन मिल्क में डालते हो और उससे क्या होता है, वो फटाफट बैक्टीरिया डिवाइड कर जाते हैं। सो इन द सेम केस उसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में इनोकुलम बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा फ्लॉक का पार्ट ले लेंगे और उसको वापस कहाँ डाल देंगे? एरेशन टैंक में डाल देंगे। जब उसको वापस से एरेशन टैंक में डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो वहाँ पे फटाफट से जाके डिवाइड कर जाएंगे तो वहाँ पे फटाफट से और जो बीओडी होगी उसको कम कर देंगे। अच्छा, अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया स्लज का, जो नीचे बैठ गया था, अब उसको भी तो खत्म करना है ना। अब उसका हम क्या करेंगे ले जाके, तो उसको हम लार्ज टैंक्स में शिफ्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। मतलब अब स्लज को डाइजेस्ट करना है, स्लज को खत्म करवाना है। तो इन टैंक्स में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो भी बैक्टीरिया और फंजाई हमने ग्रो कराया था, इनको हम एनारोबिकली डाइजेस्ट करा देते हैं। अच्छा, फिर फ़ायदा क्या हुआ? एक्चुअली ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे, जो हमारे बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करा देते हैं, जब ये डाइजेस्ट कर रहे होते हैं इन फ्लॉक्स को, तो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जिसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अब आप इन गैसेस के एग्जाम्पल्स को देखकर समझ ही गए होंगे दैट दीज गैसेस कॉन्स्टिट्यूट बायोगैस। सो इनको डाइजेस्ट कराने से हमें एक और फायदा हो गया कि हमें बायोगैस मिल जाती है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इन्फ्लेमेबल है। तो हमारे पास दो काम हो गए। एक काम हुआ कि हमारा जो वाटर था वो ट्रीट हो गया, एंड एट द सेम टाइम हमें बायोगैस भी मिल गई। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी बेनिफिशियल। नाउ अभी भी हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर स्टिल लेफ्ट विद द एफ्लुएंट दैट वाज सेव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एफ्लुएंट बच गया था, उसको फिर हम नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये था पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट वाला, सीवेज ट्रीटमेंट वाला, जो हम माइक्रोब्स की हेल्प से करते हैं। अब हमें पता है कि माइक्रोब्स का कितना ज़्यादा बड़ा रोल है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा सीवेज वाटर रोज ट्रीट किया जाता है, गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर रोज ट्रीट किया जाता है बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। और माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के बिना हम इसको इतना ज़्यादा एफिशिएंटली इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमें पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लगातार ग्रो करती जा रही है, इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो सीवेज भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है। बट द रियलिटी इज़ जितना सीवेज लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है, उतने ज़्यादा सीवेज प्लांट्स हमारे पास नहीं हैं। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ही अनट्रीटेड सीवेज को फटाफट से रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। आफ्टर दैट ये जो पैराग्राफ है, यू नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि कभी कभार आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या एक्शन प्लान है। एक नंबर में ही पूछ लिया जाएगा कि क्या एक्शन प्लान लिए गए हैं इसके लिए। सो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, रिवर के नेम पे ही एक्शन प्लान है। तो आप ये याद रख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये दो एक्शन प्लान्स इनिशिएट किए हुए हैं ताकि हम अपने रिवर्स को पॉल्यूशन से बचा सकें। दो बहुत ऑब्वियस है, बट स्टिल वी शुड नॉट मिस इट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो अभी तक हमने कुछ तो थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि अभी जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, दैट दे प्रोड्यूस बायोगैस, बट स्टिल वो तो एक साइड तरीका था ना, एक साइड वाला था कि चलो उसके साथ साथ ही कि हम काम तो अपना मेन सीवेज के ट्रीटमेंट का कर रहे थे, तो चलो ठीक है, साथ साथ में हमें बायोगैस भी मिल रही थी। लेकिन अगर हम मेन मोटिव यही लेकर चले कि हमें बायोगैस ही प्रोड्यूस करानी है, तो हाउ टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस टॉपिक।
अब हमें पता है कि बायोगैस गैसेस का मिक्सचर है जिसमें प्रीडोमिनेटली क्या होती है, मीथेन होती है। और हमें ये भी पता है कि वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है और ये फ्यूल के जैसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होंगी माइक्रोब्स के थ्रू, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं और वो कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं to carry out the processes or to carry out their survival. For example, when we discuss the first topic of this chapter, जहाँ पे हम चीज़ की बात कर रहे थे, डो की बात कर रहे थे, बेवरेजेस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे। और उस CO2 का क्या काम था, या तो उनको फ्लफी बनाना या फिर एक पर्टिकुलर फ्लेवर देना, बट अल्टीमेटली CO2 का यही काम था। चीज़ में अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर फ्लेवर देते थे, डो क्या करता था, उनको राइस कर देते थे। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, यूजुअली सेल्यूलोजिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें सेल्यूलोज होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया जब उस पे ग्रो करते हैं, सेल्यूलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं और H2 भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथानो वर्ड मिथेन से आया है, जेन प्रोड्यूस करने वाला। तो बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी मिथानोजेंस, और एग्जाम्पल है मिथानो बैक्टीरिया। तो अब ये लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, मिथानो से मिथेन ही आ जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हमें मिलते कहाँ हैं, अभी हमने जब बात की थी कि एनारोबिक स्लज जो सीवेज ट्रीटमेंट में था, वहाँ तो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि ये बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कहीं और भी तो मिलते होंगे, कहीं और इनका रोल है या नहीं है? यस, बिल्कुल रोल है। ये कैटल के स्टमक में मिलते हैं। ये जो वर्ड है ना रूमेन, रूमेन एक्चुअली स्टमक का एक पार्ट है। अगर हम बात करें इनके स्टमक की पार्ट्स की, कैटल के स्टमक की पार्ट्स की, तो स्टमक तो एक ही होता है, लेकिन वो 4 कंपार्टमेंट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। रूमेन की स्पेलिंग तो आपको दिख रही है, आप ये नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार खैर CBSE तो नहीं पूछेगी, बट MCQ में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। रेटिकुलम, RETICULUM, रेटिकुलम, ओमासम, OMASUM, and abomasum, ABOMASUM, abomasum। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं कैटल के स्टमक के, आउट ऑफ विच रूमेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें ये तो पता ही है कि कैटल के फूड में बहुत सारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो जब कैटल सेल्यूलोजिक मटेरियल के, जो सेल्यूलोज मटेरियल उसके स्टमक में जाता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ह्यूमन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन कराते हैं और कैटल की न्यूट्रिशन में तो हेल्प करते ही करते हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचो, जो कैटल का एक्सक्रीटा होगा जिसको हम डंग कहते हैं, यूजुअली हम लेमैन लैंग्वेज में उसको गोबर बोलते हैं, तो वो डंग इन बैक्टीरियाज में बहुत ज़्यादा एनरिच होता है। ये बैक्टीरियाज उसके डंग में भी प्रेजेंट होते हैं, और फिर मतलब अब हमने अगर उन बैक्टीरियाज को लेना है तो डंग, उस डंग को यूज कर लेते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, गोबर गैस। तो ये आपको इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हो बायोगैस का। बस अब आपको मेन पढ़ना है कि सोर्स क्या है और क्या क्या कैसे हो जाता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकल बायोगैस प्लांट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक्स एज वेल। तो अगर हम बात करते हैं बायोगैस प्लांट की, तो एक कॉन्क्रीट टैंक है, 10 to 15 फीट डीप होता है, और इसमें बायो वेस्ट कलेक्ट होते हैं। बायो वेस्ट कौन कौन से बायो वेस्ट, कोई भी सब्जियों के छिलके, कोई फार्म का वेस्ट, कोई फ्रूट्स के जो हमारे छिलके होते हैं, वो सब उसमें डाल देते हैं। और साथ ही साथ क्या डाल देते हैं, स्लरी ऑफ डंग। स्लरी ऑफ डंग मतलब डंग में वाटर मिक्स करके और उसको उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद जो स्लरी बन जाती है नीचे, उसमें फिर हम क्या कर देते हैं, एक ऊपर कवर भी डाल देते हैं, फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर मतलब कि ऐसा नहीं होगा, अगर आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसा वेसल है जिसमें गैस प्रोड्यूस होनी है और अगर आप उसको कवर कर दोगे, बिल्कुल टाइटली कवर कर दोगे, तो क्या होगा, जब गैस इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो बस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग कवर डालते हैं ताकि वो राइज होता रहे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे उसमें गैस प्रोड्यूस होती रहेगी। फिर उसके बाद
बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट होता है, ये देखो आपको आउटलेट दिख रहा होगा ये, जो फिर एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और फिर ये नियर बाय हाउसेस जो भी होते हैं वहाँ तक बायोगैस पहुँचती रहती है। तो जो स्पेंट स्लरी होती है, मतलब जो स्लरी यूज़ की जा चुकी होती है, उसको हम दूसरे आउटलेट से रिमूव कर लेते हैं ताकि उसको हम फर्टिलाइज़र के जैसे यूज़ कर सकें। और अगर हम कैटल डंग की बात करें तो विलेजेस में बहुत ज़्यादा कैटल डंग अवेलेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे कैटल्स को लोग रेयर करते हैं, रूरल एरियाज़ में रेयर करते हैं। तो फिर बायोगैस हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में डेवलप हुई थी, एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो मार्केट आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दैट नेम द इंस्टीट्यूशंस who played an important role in developing the concept of biogas in India. Now let's have a look at the typical biogas plant that is given in your NCERT. देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है कि ये वाला जो इनपुट है इसमें डंग, वाटर, सब कुछ जो भी हमारा बायो वेस्ट था वो इनपुट किया जा रहा है। वेयर इट इज मूविंग टू डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में क्या होगा, ये बैक्टीरिया काम करेंगे। देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CH4, CO2 और क्या गैसेस प्रोड्यूस होंगी, हाइड्रोजन। तो ये हमने इसको नाम दे दिया गैस होल्डर। गैस होल्डर मतलब ये गैस को होल्ड करके रखेगा। जो ये हमारा कवर होगा ये फ्लोटिंग कवर है, जैसे जैसे गैस इकट्ठी होती जाएगी फ्लोट करता जाएगा। कनेक्ट कहाँ से किया हुआ है, गैस पाइप से, जो बाकी क्या करेगा, जो नियर बाय हाउसेज होंगे वहां तक चला जाएगा और गैस प्रोवाइड कर देगा, और फिर जो स्लज होगा उसको निकाल लेंगे। सो वी स्टॉप द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक ओवर हियर।